हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। मैं हूं वसीम अहमद। आप हमारे साथ डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये साइकोलॉजी आपके किस किस काम आ सकती है। तो बात कर लेते हैं। आपकी कुछ एग्ज़ाम्स हैं जैसे यूपी टेट, सी टेट, KBS, NVS, DSSB आदि। इन एग्ज़ाम्स में ये साइकोलॉजी की क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, जिसमें आप सीखेंगे साइकोलॉजी कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई और इसके बहुत सारे एस्पेक्ट। तो बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा साइकोलॉजी का सामान्य परिचय, यानी मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये जो मनोविज्ञान है कहाँ से आई। तो बात करते हैं, एक विषय हुआ करता था जिसका नाम है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र अर्थात फिलोसफी। ये एक विषय हुआ करता था, यानी कि दर्शन शास्त्र। इसमें पहले मनोविज्ञान को पढ़ाया जाता था। बाद में जब मनोविज्ञान इससे अलग हो गया तब वह एक स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे सामने आया। तो अब बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मनोविज्ञान पहले किसकी शाखा थी, अर्थात किस विषय के अंतर्गत आता था। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा मनोविज्ञान सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ाया जाता था। अब बात आती है कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से कब अलग हुआ। तो इसकी डेट है 1879। 1879 में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हो गया और 1880 ईस्वी में यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे सामने आया। अब बात कर लेते हैं कि मनोविज्ञान ये जो शब्द है, मनोविज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया। मनोविज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया। तो इसके लिए प्रचलित हैं रुडोल्फ ने 1590 ईस्वी में मनोविज्ञान शब्द दिया था। अब बात कर लेते हैं कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है। तो मनोविज्ञान को अंग्रेजी में बोला जाता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, जिसमें से एक है साइकी और दूसरा है लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा, लोगस का मतलब होता है अध्ययन या विज्ञान। अध्ययन या विज्ञान। यदि हम दोनों शब्दों को मिला दें तो इनसे बनता है आत्मा का विज्ञान। अगर इन दोनों शब्दों को मिला दिया जाए तो बनता है आत्मा का विज्ञान। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि मनोविज्ञान की पहली परिभाषा के रूप में क्या आया निकलकर। बात करते हैं मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन लोग थे या वो कौन कौन दर्शन शास्त्री थे जिन्होंने सबसे पहले यह बोला कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। बात करते हैं अरस्तु, प्लेटो, रुडोल्फ, डेकार्ते आदि मनोवैज्ञानिकों ने सबसे पहले यह बोला कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। लेकिन जब इनसे यह पूछा गया कि आत्मा की परिभाषा दीजिए, आत्मा को परिभाषित कीजिए, अर्थात आत्मा की व्याख्या कीजिए, तो ये लोग आत्मा की व्याख्या या आत्मा को परिभाषित नहीं कर सके। इसलिए इनकी परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अस्वीकार अर्थात रिजेक्ट कर दिया गया।
इसके बाद मनोविज्ञान की दूसरी परिभाषा आई। कहा गया कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। यह परिभाषा मनोविज्ञान की 17वीं शताब्दी में आई। 17वीं शताब्दी में आई। अब बात करते हैं कि इस परिभाषा के समर्थनकर्ता कौन कौन थे। तो इस परिभाषा के समर्थनकर्ता थे पंपोनोजी इटली के रहने वाले थे। इन्होंने इस परिभाषा का समर्थन किया कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। जब इनसे पूछा गया कि भाई मन या मस्तिष्क को परिभाषित कीजिए कि आपने किस आधार पर मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है, तो दोस्तों मन के 3 भाग होते हैं। जिसमें से एक होता है चेतन मन, एक होता है अर्धचेतन मन, और एक होता है अचेतन मन। दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस माइंड, इसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, इसे कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। तो ये जो पंपोनोजी थे, इन्होंने केवल और केवल इस मन के आधार पर यह बताया कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। इन्होंने अर्धचेतन और अचेतन मन को छोड़ दिया, इसलिए इनकी परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। फिर दोस्तों इसके बाद मनोविज्ञान की तीसरी परिभाषा आई कि नहीं, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ये है मनोविज्ञान की तीसरी परिभाषा। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। दोस्तों यह परिभाषा 19वीं शताब्दी में आई। इस परिभाषा के समर्थनकर्ता थे विलियम जेम्स, दूसरे थे विलियम बंट, तीसरे थे जेम्स सली, चौथे थे वाइब्स। ये 4 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस बात का समर्थन किया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अब दोस्तों यहाँ ये नाम पुराने थे, इसलिए आपने जल्दी याद कर लिए, क्योंकि पुराने लोग आत्माओं की बातें किया करते थे। जैसे हमारे आपके दादा परदादा होते हैं पुराने लोग, जो भूत प्रेत आत्माओं की बातें करते थे, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ते, रुडोल्फ आदि मनोवैज्ञानिक दर्शन शास्त्री जो पुराने थे, किसकी बात करते थे? आत्मा की। तो इसलिए ये किसके समर्थन करता हो गए? आत्मा के विज्ञान के। यहाँ केवल एक ही है, पंपोनोजी इटली के रहने वाले थे। इन्होंने किसका समर्थन किया कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। बात करते हैं मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अब यहाँ पर हमारे सामने आते हैं ये 4, तो इन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं? हम इनके लिए एक छोटा सा ट्रिक के रूप में याद कर लेंगे। कैसे? बात करते हैं जेम्स और वाइफ पहनकर चेतना के साथ चली गई। चली गई।
अब दोस्तों ये शब्द याद करने में बहुत आसान होते हैं। जैसे एक आया जेम्स, एक आया साली, एक आया वाइफ और एक आया बूट और एक आया चेतना। तो जेम्स से हम याद करेंगे विलियम जेम्स, साली से याद करेंगे जेम्स सली, वाइफ से वाइफ और बूट से विलियम बुंड। किसके साथ गए? चेतना, अर्थात ये किसके समर्थक थे? चेतना के। लेकिन जब इनसे पूछा गया वही चेतना को परिभाषित कीजिए, उसकी व्याख्या दीजिए, तो ये लोग भी उसकी व्याख्या नहीं दे पाए, अर्थात इस परिभाषा को भी क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। दोस्तों अब तक हमें पता चला कि ये परिभाषा जो काफ़ी पुरानी है ये अस्वीकार हो गई, दूसरी 17वीं शताब्दी में आई, अस्वीकार हो गई, तीसरी 19वीं शताब्दी में आई, अस्वीकार हो गई। तो हम बात करते हैं इसके बाद चौथी परिभाषा क्या थी। तो मनोविज्ञान की चौथी परिभाषा के बारे में हम बात कर लेते हैं। परिभाषा नंबर 4, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान है। दोस्तों ये परिभाषा 20वीं शताब्दी में आई। 20वीं शताब्दी। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह परिभाषा 20वीं शताब्दी में आई। इस परिभाषा के मुख्य समर्थनकर्ता थे वॉटसन। कौन थे? वॉटसन। तो सबसे पहले इन्होंने बोला था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इसलिए वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। इनके अलावा अन्य समर्थनकर्ता भी थे जो इस प्रकार हैं, जैसे स्किनर, जैसे पावलव, जैसे थॉर्नडाइक और भी हैं। तो बात करते हैं, स्किनर को कहा जाता है मौलिक व्यवहारवादी। मौलिक व्यवहारवादी। थॉर्नडाइक को कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। इन्होंने 1903 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी 1903 में। यह इनकी बुक बहुत प्रचलित हुई, जिसकी वजह से व्यवहार के मनोविज्ञान को बहुत महत्व मिला। काफ़ी मतलब इनकी ये शिक्षा मनोविज्ञान बुक ने मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इसे काफ़ी बल दिया, जिसके कारण आज भी हमारे सामने मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में प्रस्तुत है। इसके बाद में एक और आते हैं मैकडूगल। मैकडूगल। दोस्तों मैकडूगल को कहा जाता है मूल प्रवृत्ति के जनक। मूल प्रवृत्ति के जनक। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। 14 मूल प्रवृत्ति बताई हैं। हर एक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा एक संवेग होता है, तो संवेगों की संख्या हो गई 14। इनकी एक बुक है जिसका नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी। आउटलाइन साइकोलॉजी। दोस्तों इस पुस्तक के पेज नंबर 16 पर एक बात लिखी हुई है कि चेतना एक बुरा शब्द है। चेतना एक बुरा शब्द है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, सबसे पहले किसने बोला? वॉटसन ने। वॉटसन कौन है? व्यवहारवादी। स्किनर कौन है? मौलिक व्यवहारवादी। थॉर्नडाइक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक।
शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक की रचना कब हुई? 1903 में। मैकडूगल कौन है? मूल प्रवृत्ति के जनक। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? 14। संवेगों की संख्या कितनी होती है? 14। मैकडूगल की पुस्तक का नाम? आउटलाइन साइकोलॉजी। मैकडूगल की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? चेतना एक बुरा शब्द है, अर्थात मैकडूगल मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है परिभाषा की आलोचना करते हैं। दोस्तों, इससे आगे की बात करते हैं। नोट करके बात करते हैं क्या। अब ये जो विलियम वुंट शब्द हमने ये जो नाम पढ़ा था मनोवैज्ञानिक का कि विलियम वुंट थे कोई जिन्होंने चेतना के विज्ञान का समर्थन किया था, इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे विलियम वुंट ने विलियम वुंट के द्वारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की थी। लिप्जिंग शहर में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में की थी। तो दोस्तों, यहाँ से हमें पता चलता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? विलियम वुंट ने। कब की? 1879 में। कहाँ की? जर्मनी में। किस शहर में? लिप्जिंग शहर में। किस विश्वविद्यालय में? लिप्जिंग विश्वविद्यालय। आगे बात करते हैं नोट नंबर 2। लिप्जिंग विश्वविद्यालय का वर्तमान में नाम क्या है? लिप्जिंग विश्वविद्यालय को वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं नोट नंबर 3। विलियम वुंट को प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? विलियम वुंट। वर्तमान में लिप्जिंग विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चन रीट, DSSV, KBS, UP टेट, सुपर टेट आदि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। बार रिपीटेशन वाले क्वेश्चन हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम में हमारे सामने देखने को मिलते हैं। इससे आगे की बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की। मनोविज्ञान की कुछ प्रचलित परिभाषाएं हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं परिभाषाएं। परिभाषा नंबर 1 वॉटसन के अनुसार। वॉटसन ने कहा था मनोविज्ञान
व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है। परिभाषा नंबर 2, जेम्स ड्रेवर के अनुसार, जेम्स ड्रेवर के अनुसार। दोस्तों, जेम्स ड्रेवर वॉटसन की इस परिभाषा के समर्थक थे। इन्होंने भी इसी सेम परिभाषा को रिपीट कर दिया। इन्होंने भी कहा मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। बात करते हैं परिभाषा नंबर 3, वॉटसन के अनुसार, वॉटसन के अनुसार। इनकी एक बहुत ही प्रचलित परिभाषा है कि आप मुझे कोई भी बालक दे दो, कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ, वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। अगली परिभाषा है परिभाषा नंबर 4, क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार। इन्होंने कहा था 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, बालक की शताब्दी है। परिभाषा नंबर 5, वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार। दोस्तों, इनकी परिभाषा को हम याद करने से पहले कुछ समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने मनोविज्ञान की 4 परिभाषाएं जानी कि मनोविज्ञान सबसे पहले किसका विज्ञान था? आत्मा का। जब आत्मा की परिभाषा रिजेक्ट हो गई तो किसका विज्ञान था? मन या मस्तिष्क का। तीसरे नंबर पर चेतना का, चौथे नंबर पर व्यवहार का। इन्हीं चारों शब्दों को इन्होंने एक क्रम में प्रो दिया। जैसे मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और आज व्यवहारवाद की विधि को स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। ये 5 परिभाषाएं हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक बार और हम इनको समझ लेते हैं। जैसे वॉटसन के अनुसार, अब इनकी परिभाषा को कैसे याद करेंगे? तो हमें पता है वॉटसन पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बोला था। तो देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। किसने बोला? वॉटसन ने। वॉटसन के समर्थनकर्ता कौन थे? जेम्स ड्रेवर। तो इन्होंने भी क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इसके बाद आते हैं वॉटसन। फिर से इन्होंने बोला आप मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। इसके बाद आते हैं क्रो एंड क्रो। इन्होंने कहा 20वीं शताब्दी, मतलब आज की जो शताब्दी है, जो 20वीं शताब्दी, वो किसकी शताब्दी है? बालक की शताब्दी है। इसके बाद आते हैं वुडवर्थ। इन्होंने मनोविज्ञान की सभी चारों परिभाषाओं को एक क्रम में हमारे सामने रख दिया। कैसे? मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज वर्तमान में, आज की डेट में मनोविज्ञान किसकी परिभाषा है? व्यवहार की।
तो इन्होंने सीधा सीधा इन चारों को एक साथ मिला के अपनी परिभाषा को व्यवस्थित कर दिया। इससे आगे की बात करते हैं। मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? दोस्तों आपको पता होगा मनोविज्ञान की वर्तमान में 14 शाखाएं हैं। वर्तमान में 14 शाखाएं हैं। हालांकि यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जानकारी हमें होना आवश्यक है कि मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, हमें पता होना चाहिए। मनोविज्ञान की 14 शाखाएं हैं। मनोविज्ञान की 14 शाखाएं हैं। 14। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर वाले बेल आइकन को दबाइए ताकि। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे मनोविज्ञान की 14 शाखाएं हैं। वो 14 शाखाएं कौन कौन सी हैं बात कर लेते हैं। जैसे सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, निदानात्मक या उपचारात्मक मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान और अंतिम है शिक्षा मनोविज्ञान। हालांकि 14 शाखाओं में से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हमारी जानकारी के लिए ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि मनोविज्ञान की वो 14 शाखाएं कौन कौन सी हैं। दोस्तों इससे आगे की हम बात करेंगे अगली क्लास में। अगर आपको हमारी ये चीज़ अच्छी लगी हो वीडियो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बराबर वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।